हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या प्लस। आज हम लोग इस लेक्चर में निर्देशांक ज्यामिति के महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले कुछ लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ों को देख लिया था, तो आज हम लोग उसी से आगे चलेंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक है बिंदु पथ। बिंदु पथ। तो बच्चों, मैं बताना चाहूँगा कि कार्तीय तल में किसी बिंदु के द्वारा चला गया पथ ही क्या कहलाता है? बिंदु पथ कहलाता है। तो अगर मैंने एक कार्तीय तल हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, ये हमारा कार्तीय तल हो गया, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई बिंदु है, सपोज दैट, मान लीजिए कहीं भी आप ले लीजिए, हमने यहाँ पे ले लिया एक बिंदु P जैसे ले रहे हैं और इसका निर्देशांक क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट y। तो जो हमारा बिंदु होता है उसके द्वारा जो चला गया पथ होता है वही क्या कहलाता है? बिंदु पथ कहलाता है। और इस बिंदु का पथ जो है कोई भी ज्यामितीय आकृति हो सकती है। कोई भी ज्यामितीय आकृति का मतलब, कहने का मतलब कि ये हमारा वृत्त भी हो सकता है, त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद परवलय हो सकता है, अति परवलय हो सकता है। ये किसी भी प्रकार की ज्यामितीय आकृति ये हो सकती है। तो इसके बाद क्या होता है कि बिंदु पथ है, तो इसमें एक वर्ड आता है बिंदु पथ का समीकरण। बिंदु पथ का समीकरण क्या कहता है? बिंदु पथ का समीकरण। तो हमारा जो बिंदु अगर P दिया गया है, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट y जो है, तो यहाँ पे जो हमारा भुज x और कोटि y, इसके बीच जो रिलेशन स्थापित होता है वही क्या कहलाता है? बिंदु पथ का समीकरण कहलाता है। तो हम लोग कह सकते हैं किसी बिंदु P जिसकी भुज x और कोटि y हो, तो उनके बीच जो संबंध होगा वही क्या कहलाता है? बिंदु पथ का समीकरण कहलाता है। और ये जो रिलेशन होगा, जो हमारी जो है बिंदु पथ होगा, उस पे जो है वो सभी बिंदुओं पे क्या करेगा? उसको सेटिस्फाई करेगा। तो बिंदु पथ वर्ड जहाँ भी आ जाएगा, तो इसमें आपको बस यही निकालना है कि उससे संबंधित जो है हम लोग समीकरण ज्ञात करते हैं। तो हमसे जो क्वेश्चन में बार बार पूछेगा कि ये दिया हुआ है, इसमें क्या है? बिंदु पथ का समीकरण ज्ञात करना है। तो बिंदु पथ के बारे में बस इतना ही, एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं। जैसे कि बच्चों, अगर हम यहाँ पे बात कर लें, ठीक है, ये अभी हमने जो है यहाँ पे बिंदु P लिया था। अगर जिसे कोई रेखा है x अक्ष के समांतर, कहने का मतलब रेखा ऐसे जा रही है, y अक्ष के समांतर तो मतलब रेखा ऐसे जा रही है, ठीक है। मतलब ये y अक्ष है, y अक्ष के समांतर ये रेखा ऐसे जा रही है। अगर हम लोगों ने यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर हम लोग ले लेते हैं, y अक्ष से, जैसे क्वेश्चन है y अक्ष से दूरी का तिगुना x अक्ष से दूरी के दूने से 7 अधिक हैं, तो समीकरण ज्ञात करो, ठीक है। समीकरण ज्ञात करो या बिंदु पथ ज्ञात करो या बिंदु पथ का समीकरण ज्ञात करो। इस तरह का वर्ड जो है ये पूछ सकता है। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या होगा, जैसे मान लिया कि हमने जो है हमारा यहाँ पे कोई बिंदु क्या है? P है, इसके निर्देशांक क्या है? G कोऑर्डिनेट H। अगर हम इसको G कोऑर्डिनेट H माने, तो ये वाली दूरी क्या होगी? ऐसे होगी। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? G होगी, और ये वाली दूरी क्या होगी? H होगी, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए कह रहा y अक्ष से दूरी का तिगुना, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा y अक्ष से दूरी का तिगुना। तो यहाँ से देखिए y अक्ष हमारा ये है, इससे अगर हमारी ये दूरी g है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3g हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है? कामा लगा हुआ है, तिगुना के बाद यहाँ कामा लगा, कह रहा है x अक्ष से दूरी के दूने से। तो यहाँ से जो हमारी होगी x अक्ष से दूरी का दुगुना बराबर हो जाएगा, दूरी का दुगुना बराबर हो जाएगा 2h। ये हमारा x अक्ष है,
एक्स अक्ष से दूरी क्या है इसकी, इतनी है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार अगर हम यहाँ संबंध देखें, प्रश्नानुसार संबंध, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, वाई अक्ष से दूरी का तिगुना, मतलब ये हो गया 3g बराबर एक्स अक्ष से दूरी के दूने से 7 अधिक, तो मतलब ये हो जाएगा 2h + 7, ये हुआ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3g - 2h = 7। तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण हो गया, ठीक है। अगर यहीं पे बिंदु P जो है g कोऑर्डिनेट h ना देकर अगर यहीं पे ये दिया होता x कोऑर्डिनेट y, तो हम लोग इसको लिख सकते थे 3x - 2y = 7, ठीक है। तो यहाँ भी जो है कोई भी चर राशि जो है आप मान के उसमें एक संबंध स्थापित कर सकते हैं, जैसा कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो बिंदु पथ के बारे में बस इतना ही। अब हम लोग आगे चलते हैं सरल रेखा के बारे में। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूँ बच्चों। देखिए बच्चों, जैसा कि IRT पॉलिटेक्निक के लिए हम लोगों ने केवल महत्वपूर्ण चीज़ों पे हम लोगों ने फोकस किया है, ठीक है। और समय भी देखिए अब कम बचा हुआ है, तो आप जो है तेज़ी से रिवीजन कर सकें और अच्छे सवाल लगा के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है प्राप्त कर सके। तो इस चीज़ को हम लोगों ने ध्यान में देते हुए काफ़ी मतलब डिटेल वाली चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट में किया है। अब जैसे कि हमारा अगला टॉपिक है सरल रेखा, सरल रेखा। तो यहाँ से एक अच्छी शुरुआत होती है कार्तीय तल की, ठीक है। इसे थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। हमने एक कार्तीय तल बना लिया, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ठीक है। सरल रेखा का मतलब क्या हो गया, एक सीधी रेखा। अब सीधी रेखा हमारी ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, किसी भी प्रकार से जो है वो जो है जा सकती है, लेकिन वो रहेगी क्या, एकदम सीधी रहेगी, टेढ़ी नहीं रहेगी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, अगर मैं इसमें पहले बिंदु पे बात कर लेता हूँ, जैसे कि हमने बात किया सरल रेखा में हमने लिया पहले। अच्छा हाँ, एक चीज़ आप ध्यान दे दीजिए, थोड़ा नोट कर लीजिए। देखिए सरल रेखा का जो व्यापक समीकरण होता है, सरल रेखा का व्यापक समीकरण ax + by + c = क्या होता है, 0 होता है। सरल रेखा का व्यापक समीकरण ax + by + c = 0 होता है। अब इसी में अगर हम लोग देखते हैं, बात करते हैं x अक्ष के समांतर, तो बच्चों आप देखिए x अक्ष के समांतर की बात मतलब कि ये हमारा जो है x अक्ष है, ये वाला क्षैतिज लाइन x अक्ष होता है, और ये ऊर्ध्वाधर लाइन हमारा क्या होता है, y अक्ष होता है। तो अगर x अक्ष के समांतर है तो हमारी लाइन क्या होगी, ऐसे होगी, ठीक है। अगर ये लाइन ऐसी, अगर हम मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हमने क्या मान लिया, b मान लिया, ठीक है, ये दूरी हमने क्या मान लिया, b मान लिया, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y = b। तो यहाँ से हमारा जो समीकरण हो गया, x अक्ष के समांतर अगर कोई रेखा है तो उसका समीकरण क्या होगा, y = b होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक सिचुएशन माने, इसकी अगर हम इसकी 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है कि जब y का मान क्या हो, -b हो। जब y का मान ठीक है, +b ले लेते हैं, ठीक है, y = b है, तो इसका मतलब कि हमारी जो रेखा होगी ये मूल बिंदु से क्या होगी, धन अक्ष, मतलब कि ये ऊपर की ओर होगी, ठीक है, पॉजिटिव की ओर होगी। तो हमारी रेखा क्या होगी, ऊपर होगी, ऊपर होगी, ठीक है। या तो ऐसे लिख सकते हैं x अक्ष से ऊपर होगी, ठीक है। y = b है तो क्या होगा, x अक्ष से ऊपर होगा। दूसरी कंडीशन अगर हम देख लें, अगर y बराबर क्या हो जाए, -b, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारी रेखा यहाँ पर ना होकर, हमारी रेखा यहाँ पर ना होकर ऐसे होगी, ठीक है। तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे समीकरण y = -b होगा। तो हम लोग कह सकते हैं x अक्ष से नीचे होगी, नीचे होगी। तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करें, तीसरी कंडीशन ये है कि y बराबर क्या हो जाए, b हो जाए, b हो जाए का मतलब b बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। कहने का मतलब y = 0। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये मूल बिंदु पे होगा, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, x अक्ष के संपाती होगी, संपाती मतलब हो जाएगा कि उसी के ऊपर से होके गुजर रही है। ये 3 कंडीशन हो गया, ठीक है बच्चों। अभी हम लोगों ने लिया था x अक्ष के समांतर, तो आगे हम लोग क्या देखेंगे, y अक्ष के
समांतर। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जब पॉजिटिव होगा तो ऊपर होगा, जब निगेटिव होगा तो नीचे होगा, जब इक्वल 0 होगा तो क्या होगा, एक्स अक्ष के संपाती होगा। इसी प्रकार आगे हम लोग देखते हैं y अक्ष के समांतर। जब हमारी रेखा क्या होगी, y अक्ष के समांतर होगी, तो ये हमारा मतलब ये y है, y अक्ष के समांतर मतलब रेखा ऐसे गुजर रही है। जब ऐसे गुजर रही तो मान लीजिए कि यहाँ तक की दूरी क्या है, अगर हम लोगों ने a मान लिया तो यहाँ से अगर हम यहाँ इक्वेशन बनाएं तो ये हो जाएगा x बराबर a। ठीक है, क्या हो जाएगा, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण हो जाएगा x बराबर a। आपके जो है पॉलिटेक्निक या IRT में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगर दे दे x बराबर a तो रेखा किधर होगी, ठीक है, x बराबर -a तो रेखा की स्थिति क्या होगी, उसमें आपको जो है पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव की ओर इस तरह से पूछ सकता है। तो इसकी भी 3 कंडीशन बनेगी। तीनों कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन क्या है, जब x बराबर a है मतलब x बराबर क्या है, पॉजिटिव, तो हम लोग लिखेंगे रेखा जो है मूल बिंदु से, रेखा मूल बिंदु से दाएं ओर होगी। रेखा मूल बिंदु से क्या होगी, रेखा मूल बिंदु से, रेखा मूल बिंदु से दाईं ओर। ठीक है, दाईं ओर पॉजिटिव चिन्ह के साथ होगी। ठीक है, इसके बाद अगर दूसरी कंडीशन क्या होगी, x बराबर -a का मतलब हो गया कि रेखा हमारी इधर ना होकर हमारी रेखा इधर से गुजर रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर -a हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं x बराबर -a की सिचुएशन में रेखा मूल बिंदु से, रेखा मूल बिंदु से बाईं ओर होगी। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगा, रेखा क्या हो हमारी मूल बिंदु से गुजरे। ठीक है, यहाँ मतलब हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर 0, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे रेखा मूल बिंदु से, रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी तथा संपाती होगी, तथा संपाती होगी। तो बच्चों ये हमारा जो है, जब भी आपको दिमाग में रखना है कि जब y अक्ष के समांतर पूछेगा तो x बराबर a मान लीजिए, या x बराबर समथिंग जो भी है। अगर x अक्ष के पूछ रहा है तो वहाँ पे y बराबर समथिंग होगा। इस तरह से हमारा इक्वेशन इसमें बनता है। तो ये टॉपिक हमारा सरल रेखा में क्या हो गया, x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों प्रवणता की। ठीक है, देखिए बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक है प्रवणता है। प्रवणता को हम लोग m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रवणता हमारा क्या होता है, कार्तीय तल में x अक्ष के साथ धन दिशा में बनाया गया कोण होता है। अगर ये मान लीजिए कोई रेखा है, यहाँ पे जो कोण थीटा जनरेट कर रहा है, यही क्या कहलाएगा, इसकी प्रवणता कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रवणता जो होती है, प्रवणता का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है m बराबर tan थीटा। ठीक है, सेकेंड एक फॉर्मूला और होता है, m बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये सिचुएशन तब होती है जब हमारी रेखा क्या होती है, दो बिंदुओं से गुजर रही होती है। सपोज दैट कि अगर हम इसी रेखा पे मान लें कि एक बिंदु हमारा यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, जब ये रेखा दो बिंदुओं से गुजर रही है, यहाँ पे P है, यहाँ पे आप Q मान लीजिए, इसका जो है x1 y1 मान लीजिए, और ये वाला x2 y2 मान लीजिए। तो ये क्या होगा, अगर हम लोग ऐसे ऐसे ड्रा करें तो यहाँ से जो ये कोण बनेगा, ये कोण इसी के इक्वल होगा। ठीक है, और ये वाली दूरी हमारी क्या होगी, y2 माइनस y1 होगी, ये वाली होगी x2 माइनस x1 हो जाएगी। तो इस चीज़ को जब हम यहाँ पे tan थीटा लगा के सॉल्व करेंगे, मतलब tan थीटा बराबर m होता है, तो m बराबर tan थीटा बराबर जब रखेंगे तो लंब बटा आधार के बेस पे ये y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 हो जाता है। ये भी हमारा फॉर्मूला होता है, ये भी हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, तीसरी बात अगर हम लोग बात करें प्रवणता के रूप में मानक समीकरण, प्रवणता के रूप में मानक समीकरण, तो बच्चों मैं बताना चाहूँगा प्रवणता के रूप में जो हमारा मानक समीकरण होता है, ये होता है y बराबर mx प्लस c।
y बराबर होता है mx प्लस सी, जहाँ m क्या है प्रवणता होती है, और ये हमारा जो c होता है ये हमारा x अक्ष पे या y अक्ष पे काटा गया क्या होता है अंतःखंड होता है। ये हमारी प्रवणता होती है और ये क्या होता है अंतःखंड होता है, अंतःखंड होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अगर हमारी ये रेखा जो है, अगर ये हमारी रेखा मूल बिंदु से गुजर रही हो, कहने का मतलब ये रेखा यहाँ से ना जाकर अगर यहाँ से जा रही है, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाता है, हमारा जो समीकरण होता है y बराबर क्या होता है केवल mx होता है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं y बराबर mx जब रेखा मूल बिंदु से गुजरे, जब रेखा हमारी मूल बिंदु से गुजरती है। ठीक है, इसको आप नोट करिए, आगे मैं चलता हूं। देखिए इस फॉर्मूले के बाद जो है, सारा फॉर्मूला बताने के बाद हम लोग जो है IRT और पॉलिटेक्निक में आए हुए सवालों को देखेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों अब जो है हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया, प्रवणता तक देख लिया। आगे क्या होता है, अगला जो है जब रेखा किसी दिए हुए एक बिंदु से गुजरे, तो जब रेखा हमारी दिए हुए एक बिंदु से गुजरती है तो समीकरण उसका क्या होता है। ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए कि हमारी ये कार्तीय तल है और यहाँ पे कोई जो है बिंदु P है कि जो है x1 कोऑर्डिनेट y1 से गुजर रही है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो हमारा समीकरण होता है, ठीक है, प्रवणता के रूप में अगर हम लोग समीकरण देख रहे हैं तो ये हमारा होता है y माइनस y1 इक्वल, ठीक है, y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1। ये हमारा जब क्या होता है, जब एक बिंदु से रेखा गुजर रही होती है। दूसरी सिचुएशन ले ले, दूसरी सिचुएशन में क्या है कि जब हमारी रेखा दो बिंदु से गुजरे तो समीकरण। तो बच्चों इस सिचुएशन में कुछ ये वाला आप याद रखिए दिमाग में, ये वाला भी बन जाएगा y माइनस y1 इक्वल करिए, यहाँ पे y2 माइनस y1, यहाँ पे x2 माइनस x1 कर दीजिए, बाकी ये वाला ऐसे ही रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब जो हम लोगों ने m पीछे देखा तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। तब जब हमारी रेखा दो बिंदु से गुजर रही होगी तब उसका समीकरण हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक अगला टॉपिक जो हमारा है ये अंतःखंड रूप। इसमें बच्चों क्या बात करें कि अगर हमारी जो है रेखा अगर हमारी ऐसे गुजर रही है, अगर ये रेखा गुजर रही है x अक्ष पे, मान लीजिए a कट कर रही है, y अक्ष पे हमारी b कट कर रही है। ठीक है, थोड़ा इसको और साफ बनाता हूँ, चलिए इधर से ले लेते हैं। ये हमारा कार्तीय तल है, ये रेखा ऐसे अगर गुजर रही है, x अक्ष पे इसने a कट किया और y अक्ष पे जो है ये b कट किया। ठीक है, तो इसका जो है इस स्थिति में जो होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल क्या होता है 1 होता है। यही हमारा क्या होता है अंतःखंड रूप होता है। कभी कभी क्या होता है समीकरण दिया होता है, ठीक है, उसको अंतःखंड रूप में कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे दिया हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 है। ठीक है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई बराबर माइनस सी लिखते हैं, फिर a अपॉन माइनस सी कर दीजिए, सॉरी यहाँ देखेंगे ax अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इक्वल माइनस सी अपॉन माइनस सी। तो यहाँ माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, a अपॉन माइनस सी एक्स प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इक्वल यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं x अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन माइनस सी अपॉन बी इक्वल 1। ये इस प्रकार से क्या बन जाएगा अंतःखंड रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार एक समीकरण दिया जाता है, उसको करना होता है। ठीक है, तो अंतःखंड रूप के आगे जो है हम लोग लंब रूप के बारे में चर्चा करेंगे।
तो बच्चों जो है अगला टॉपिक जो हमारा है, अगला टॉपिक हमारा है लंब रूप। लंब रूप अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सपोज दैट, ठीक है, ये हमारा क्या है, कार्तीय तल है, ठीक है, कार्तीय तल है और यहाँ से कोई रेखा गुजर रही है, यहाँ से ऐसे क्या है, कोई रेखा गुजर रही है। अगर यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से हम यहाँ से मूल बिंदु पे डाल दें तो यहाँ पे देखिए ऐसे 90 डिग्री का कोण बनेगा। जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, रेखा एकदम सीधी होती है, लंब कहलाती है। तो लंब रूप का जो समीकरण की अगर हम लोग बात करें तो लंब रूप का जो समीकरण होता है ये हमारा होता है x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल p। ये लंब रूप का क्या होता है, व्यापक समीकरण होता है, व्यापक समीकरण, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये तो हमारी मूल बिंदु से स्थिति है, ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ ले कि हमारा बिंदु इधर स्थित है और ये इस रेखा पे क्या बना रहा है, लंब बना रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये लंब रूप का क्या है, व्यापक समीकरण है। इसकी सहायता से जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लें, अगला टॉपिक दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। तो बच्चों अगर यहाँ पे समीकरण हमारा दिया हो, ठीक है, हमारा जो है समीकरण दिया है a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल 0, ठीक है, c1 कर लो, ये वाला कर लो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ये समीकरण 1 दिया है, ये समीकरण 2 दिया है। कहने का मतलब कि हमारा जो है ये कार्तीय तल था, एक रेखा ऐसे गई, एक रेखा ऐसे गई, तो ये दोनों जो है कहीं किसी बिंदु पे क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ ले कि दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। प्रतिच्छेद का मतलब कि जहाँ पे क्या कर रही हैं, वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं या एक दूसरे से वो मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। जैसे कि आप लोग जो है दो चरों का रैखिक समीकरण पढ़ा होगा, तो उसमें आप लोगों ने ढेर सारी जो है मेथड जो है उसको जो है इक्वेशन को सॉल्व करने को पढ़ा होगा। वज्र गुणनखंड विधि, विलोपन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। तो किसी का भी प्रयोग करके आप यहाँ पे x और y का मान निकालेंगे, x और y का मान निकाल कर x कोऑर्डिनेट y के रूप में लिख देंगे और ये जो बिंदु आएगा वही उसका क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा, ठीक है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं। तो बच्चों आगे हम बताएं, अगर कभी अगला जो टॉपिक है हमारा ये है दो रेखाओं के बीच का कोण। कहने का मतलब कि हमारे पास क्या दो रेखाएं हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एक रेखा है y बराबर m1x प्लस c1, ठीक है। दूसरा ले लीजिए y बराबर m2x प्लस c2। तब इनके और इनके बीच का जो कोण होता है ये हमारा होता है tan थीटा बराबर जो होता है ये हमारा होता है m1 माइनस m2 अपॉन में 1 माइनस, नहीं ये प्लस, हाँ ये प्लस होता है 1 प्लस m1 m2। ये इस इक्वेशन से क्या करते हैं, हम जो है इनके बीच का कोण निकालते हैं। अगर हम यहीं पे बात कर ले कि जब थीटा बराबर क्या हो बच्चों, 0 हो, जब थीटा बराबर 0 होगा, जब थीटा बराबर 0 होगा उस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए tan थीटा का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। tan 0 का मान 0 होता है, ये हो जाएगा m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। ये वाला पोर्शन पूरा उधर जाएगा, 0 के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ जब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वाला पोर्शन पूरा 0, कहने का मतलब 0 बराबर क्या हो गया, m1 माइनस m2। तो हम लोग कह सकते हैं m1 बराबर m2। तो m1 बराबर m2 की कंडीशन कब हो रही है, ठीक है, m1
बराबर m2 की कंडीशन तब होगी जब रेखाएं हमारी क्या होंगी, समांतर होंगी। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं समांतर की दशा में, समांतर की दशा में रेखाओं की प्रवणताएं, रेखाओं की प्रवणताएं आपस में बराबर होती हैं। तो बच्चों इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इसमें जो इक्वेशन होता है ना, हमारी जो है चर राशियाँ सेम होती हैं। यहाँ पे जो मैंने वाई वाई लिखा है या एक्स एक्स लिखा है ये समीकरण, तो जो हमारा समीकरण रहेगा उसमें हमारी जो होती, जो भी समीकरण दिए गए होंगे उसकी जो है चर राशियाँ सेम होती हैं, केवल अचर राशियाँ क्या होती है, डिफरेंट होती हैं, केवल अचर राशियाँ डिफरेंट होती हैं। ठीक है, अगर हम यहीं पे लंब की बात कर ले, लंब की कंडीशन कब होगी कि जब रेखाओं के बीच क्या हो, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये तो भी हमने समांतर की बात किया। चलिए अगर इसी में आप देख लीजिए लंब के लिए, लंब के लिए थीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 90 इक्वल, tan 90 इक्वल होगा m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। तो बच्चों tan 90 का मान कितना होता है, tan 90 का मान इन्फिनाइट होता है। क्या होता है, इन्फिनाइट। ये हो गया m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कहीं पे 0/1 लिखा है तो इसका मान 0 होता है, लेकिन अगर कहीं 1/0 लिखा है तो इसका मान क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। तो हम लोग जो इन्फिनाइट को क्या लिख सकते हैं, 1/0, ये हो गया m1 माइनस m2, ये हो गया 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ से बच्चों देखिए जब तिर्यक गुणा हम लोग को करेंगे, 0 का गुणा इसमें होगा, ये m1 माइनस m2 पूरा 0 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें 1 में होगा, तो हम लोग लिखेंगे 1 प्लस m1 m2 बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं m1 m2 बराबर -1। यहाँ से हमारे पास ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि जब रेखाएं क्या होंगी, आपस में लंब होंगी, तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होगा, -1 होगा। लिखेंगे जब रेखाएं आपस में लंब होंगी तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है, -1 होता है। तो बच्चों जो है इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। इतना हो गया। चलिए थोड़ा सा टॉपिक और बचा है बच्चों, इसके बाद इसका जो है सारा फॉर्मूला फिनिश हो जाएगा। बच्चों अगला हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, जैसे कि अभी हमने जो है लंब रूप का जो है पीछे हम लोगों ने चर्चा किया था, जहाँ पे मैंने उसका जो है स्टैंडर्ड फार्मूला बताया था। ठीक है, अब मान लीजिए ये हमारा कार्तीय तल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, कार्तीय तल है, और हमारी कोई ऐसी रेखा जा रही है जिसका समीकरण क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल क्या है, 0 है। ये हमारा रेखा है, रेखा का समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 है। ठीक है, अब यहीं पे कहीं बिंदु P दिया हो, क्या दिया हो, बिंदु P, और बिंदु P का जो हमारा निर्देशांक है x1 कोऑर्डिनेट y1 है। ठीक है, तो इससे अगर हम लोग इस पे जो है मिलाएंगे तो एकदम 90 डिग्री का कोण बनेगा। कहने का मतलब ये दूरी क्या होगी, एक हिसाब से क्या होगी, लंब होगी। ठीक है, इस सिचुएशन में हम लोग इसको कह सकते हैं, इसको ऐसे लिख लीजिए, बिंदु P x1 कोऑर्डिनेट y1 से, बिंदु P x1 कोऑर्डिनेट y1 से रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 पर खींचे गए लंब की माप। तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है d बराबर, ठीक है, क्या होता है, d बराबर a1x प्लस b1y प्लस c। ठीक है, सॉरी ये x यहाँ पे होगा ax1 प्लस by1 प्लस c अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कहने का मतलब ये जो हमारी
चर राशि x1 y1 है, इसके साथ जो इसके गुणांक लगे होते हैं उसी का क्या होगा, नीचे वर्गमूल हो। तो बच्चों देखिए ये हमारा जो है लंब की माप आ गया d बराबर ax1 + by1 + c अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यही बात कर लें, ये हमारी जो लंब जो है हमारा अगर मूल बिंदु से डाला जा रहा है तो यहाँ पे लंब की माप क्या हो जाएगा, जब मूल बिंदु से डाला जाएगा तो इसका निर्देशांक क्या है, 0 कोऑर्डिनेट 0, तो मतलब x1 की जगह पे 0 और y1 की जगह पे 0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, ये बचेगा c अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मूल बिंदु से इसे हम लोग कह सकते हैं, ये हो गया मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप। ठीक है, इसके बाद देखिए इतना हमारा हो गया। अब जो है अगर हमारा जो क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि दो समांतर रेखाएं दी गई है, ठीक है, दो समांतर रेखाएं दी गई हैं और उनके बीच की जो है दूरी ज्ञात हमको करना है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे इस सिचुएशन में। देखिए कहने का मतलब देखिए बच्चों अगर जैसे कि हमारा ये कार्तीय तल है, ठीक है, एक रेखा हमारी ऐसे जा रही है, एक रेखा ऐसे जा रही है, समांतर जब जाएंगी तो क्या होता है, इनकी दूरी जो होती है प्रत्येक बिंदु पे क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, और इनके बीच की अगर हमको दूरी ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे जो है इस रेखा से मूल बिंदु से इस पे लंब ज्ञात करते हैं, इससे इस पे ज्ञात करते हैं। अगर इधर वाला d1 है, ये वाला d2 है, तो दोनों दूरियों को जोड़ने के बाद जो है हम समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो मतलब हमारा जो टॉपिक है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, पहली रेखा से मूल बिंदु के पहली रेखा का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरी रेखा से ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे। कहने का मतलब कि अगर ये जो है पहली रेखा से अगर दूरी हो, पहली रेखा से दूरी अगर हमारी d1 आ रही है, दूसरी से अगर हमारी d2 आ रही है, तो जो हमारी जो है टोटल जो डिस्टेंस होगी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d1 प्लस d2। तो इस प्रकार जो है हम लोग अप्लाई करके दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो बच्चों आज के लेक्चर में मैं यहीं तक रखूंगा। जो हमारा अगला लेक्चर होगा, अगले लेक्चर में मैं आऊंगा, पहले निर्देशांक ज्यामिति का सारा फॉर्मूला आपको एक बार दिखा दूंगा, उसके बाद भी हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। और जितने भी हमारे आईआईटी पॉलिटेक्निक में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ज्यादातर क्वेश्चन हमारे ये लंब वाले पॉइंट से पूछे गए हैं, प्रतिच्छेद बिंदु से पूछे गए हैं, प्रवणताओं से पूछे गए हैं। ठीक है, और सारे क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो आपने वीडियो बहुत ध्यान से देखा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।